Hello students, in this video lecture we are going to discuss about the basic concepts of chemical kinetics. Basically, chemical kinetic is the branch of chemistry which deals with the rate of chemical reactions, the factors which can affect the rate of chemical reactions and the mechanism by which a chemical reaction proceeds. Basically, in this video lecture we will discuss about the rate of chemical reactions. अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की रेट की, तो ये सिमिलर है जिस तरीके से हम किसी मूवमेंट बॉडी के लिए वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जब कोई मूवमेंट किसी बॉडी के थ्रू कोई मूवमेंट होता है, जब वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन के लिए भी जो टर्म है रेट, वो बेसिकली हमको यही बताता है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, वो उसका फैशन क्या है, वो कितनी स्पीड के साथ हो रहा है, वो कितनी जल्दी होगा या कितना स्लो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक रिएक्शन के लिए रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना है या जो रिएक्शन में परफॉर्म होना है, वो काफ़ी फास्ट होगी। जो कन्वर्जन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, वो काफ़ी फास्ट होगा। वी कैन क्लासीफाई केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. According to this phenomena, there are three different categories of chemical reaction, that is very fast reactions, very slow reaction and moderate reaction. अगर हम बात करें very fast reaction की, here we have example of displacement reaction between AgNO3 and KCl. अगर ये जो हमारे पास AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन हम इसका प्रिपेयर करें और ठीक इसी तरीके से KCl का एक्वस सॉल्यूशन ले, इनको मिक्स करें, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म होती है। AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। इस रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो इसीलिए इसको हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें वेरी स्लो रिएक्शन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो रस्टिंग है आयरन पे, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम के साथ आती है, काफ़ी टाइम लग जाता है रस्टिंग प्रिपेयर होने में, सो काफ़ी स्लो रिएक्शन है। ठीक इसी तरीके से अगर मॉडरेट रिएक्शन की बात करें, तो है वी हैव एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कंसीडर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो मॉडरेट रिएक्शंस हैं या ऐसी रिएक्शन जिनकी जो रेट है वो स्लो और फास्ट रिएक्शन के बीच में आती है, उनके बीच में लाई करती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन में, बेसिकली या इनऑर्गेनिक रिएक्शन में काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडरेट रिएक्शन है, इनके लिए हम केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर सकते हैं, बट जो फास्ट रिएक्शंस हैं वो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, तो उनके लिए कोई सेंस नहीं है रेट का अगर बात करें। और इसी तरीके से जो स्लो रिएक्शंस है, उनके लिए भी कोई लॉजिक नहीं है कि हम उनकी रेट की बात करें। तो हियर वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही वेलोसिटी है। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के लिए भी बात कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के लिए बात कर सकते हैं। सो यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन चेंज होगा रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, वही हमारे पास क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हम बात करें एवरेज रेट की, तो बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड और एवरेज रेट. एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, बेसिकली आर रिप्रेजेंट रिएक्टेंट, सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो हमने टाइम इंटरवल जो कंसीडर किया है बेसिकली वो। सो अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन को की बात कर रहे हैं वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, और जब हम बात करेंगे रिएक्शन की, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम इस चेंज को कंसीडर करेंगे, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम नेगेटिव वैल्यू के साथ कंसीडर नहीं कर सकते हैं, वो पॉजिटिव ही होगी बेसिकली। सो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो define the average rate of chemical reaction on the basis of concentration of product. So average rate of reaction is equal to increase in concentration of product divided by time taken. So फिर से जैसे हमने यहाँ पे reactant के concentration को describe किया था, यहाँ पे हम product के concentration में जो change हुआ है
जो टाइम इंटरवल हमने कंसिडर किया उसमें उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ बढ़ेगा ही, और फिर जब हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। सो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डेल्टा टी, डेल्टा आर और डेल्टा पी की, तो हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, दैट मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक इसी तरीके से डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Similarly, del P is equal to P2 minus P1, final concentration of product minus initial concentration of product. So इस तरीके से हम किसी टाइम इंटरवल में बात कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो जैसा हमने एवरेज केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया है, ठीक इसी से सिमिलर हमारे पास एक और टॉपिक है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को डिस्क्राइब करता है, वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो जो भी हम इंस्टेंट कंसीडर करेंगे टाइम का, उस पे जो उसकी रेट है, रिएक्शन रेट है, वही उसकी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे हम एवरेज रेट के लिए बात कर रहे थे, चेंज इन रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे अगर टाइम हमारे पास जो चेंज इन टाइम है वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है, तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास रेट होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, टाइम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे अगर हम टाइम को देखें तो वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो है। डेट मीन्स बहुत माइनर सा चेंज हमको कंसिडर करना है, टाइम इंटरवल कंसिडर करना है, बहुत छोटा इंटरवल, जितना छोटा हम कंसिडर कर सकते हैं। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, दैट मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ वी कंसीडर अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, then we can explain the difference between instantaneous rate of reaction and average rate of reaction. So अगर हम ग्राफ को देखें तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हमने R नोट से मेंशन किया है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। सो अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लें टाइम के रिगार्डिंग, एक ये पॉइंट हमारे पास है, ये है हमारे पास। सो इस टाइम इंटरवल में, डेट मीन्स T2 माइनस T1 में डेल्टा T1 जिसको हमने मेंशन कर रखा है, और इसमें जो कंसंट्रेशन हमारे पास चेंज होगा वो R1 से R2 तक जाएगा। डेट मीन्स R1 हमारे पास ज़्यादा है, इनिशियली जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कम है। सो एवरेज टाइम के लिए जैसा भी आपने देखा था, हमारे पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन है और चेंज इन टाइम यानी कि टाइम इंटरवल जो है, उनका हमको फ्रैक्शनल वैल्यू कंसिडर करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम अगर हम कंसीडर कर लें, जिसको हमने यहाँ पे टी कंसीडर कर रखा है, टी टाइम पे अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, तो हमें उस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करना है, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही जो हमारे पास वैल्यू है वो किसकी है, इंस्टेंटेनियस रेट की। सो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ किया है, और इसके स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ किया है। सो एज यू नो दैट हमको जो स्लोप रिप्रेजेंट करना है, इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो माइनर चेंज है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टाइम इंटरवल है जो कि टेंड्स टू जीरो है, बहुत छोटा सा जो टाइम इंटरवल है वो। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली वो हमको रिप्रेजेंट करेगी इंस्टेंटेनियस रेट को। अब अगर आप इस कर्व को देखें तो हर एक स्पॉट पे, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप डिफरेंट आएगा। सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ठीक इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट जो स्लोप आएगा वो पैरेलल होता जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस के। सो जब वो एक्स एक्सिस के बराबर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सॉरी, तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो स्टॉप हो गया, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा है,
अगर हम यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ करें तो इसके लिए अगर हम वैल्यू कंसीडर करेंगे रेट की तो वो काफ़ी इंस्टेंटेनियस रेट की तो वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। ठीक इसी तरीके से इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो चूंकि पैरेलल हो गया है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप हमारे पास जो है उसका मिनिमाइज होता चल जाएगा, बहुत मिनिमम वैल्यू आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा स्लोप हमारे पास, और उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। Similarly, we can also draw this type of graph on the basis of product and find out the average rate and instantaneous rate on the basis of concentration of products. अब अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जैसा एक्सप्रेशन से हमें क्लियर है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो इस एक्सप्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो इसका हम यूनिट कंसिडर करेंगे वो उसकी डायमेंशनल यूनिट जो होगी वो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स है। सो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल लीटर इनवर्स में और सेकंड हमारे पास टाइम के लिए है। सो इसलिए इसकी जो यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी। और अगर हम बात करें गैसियस रिएक्टेंट की, तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा रिएक्टेंट का। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रहा है वहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम होगा, तो हम प्रेशर के बेसिस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो रिप्लेस हो जाएगा प्रेशर की यूनिट से, तो एटीएम सेकंड इनवर्स भी हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो सकता है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। इफ यू कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन which is A plus 2B gives 3C plus 4D, so according to the stoichiometry of this reaction we can say that a single molecule of A combined with 2 molecules of B and form 3 molecules of C and 4 molecules of D। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल जब डिसअपियर होगा ए का, तो वो क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स बी के भी डिसअपियर करेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल ए का कंबाइन करता है बी के दो मॉलिक्यूल के साथ, और ये तीन मॉलिक्यूल जब रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल सी के फॉर्म होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास डी के फॉर्म हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन वी कैन से दैट rate of disappearance of B is equal to the twice of the rate of disappearance of A। so जिस रेट से हमारे पास A डिसअपियर होगा उससे जस्ट डबल रेट से हमारे पास क्या है, B डिसअपियर होगा, हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन। सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C is 3 times rate of disappearance of A and similarly rate of formation of D is 4 times of the rate of disappearance of A। तो अब अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनकी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए होगा और जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी होगा वो सेम नहीं होगी। हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थ्रू ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है वो हमारे पास जस्ट डबल है ए से। सो स्टूडेंट जब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसको हम स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। So according to this example, it is clear that to find out the overall rate of a reaction, we divide the individual rate of reactant or product by their respective stoichiometric coefficients। अगर आप इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की, तो अगर हम बात करें डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर द रिएक्टेंट ए, तो वो हमारे पास है डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर रिएक्टेंट बी, तो डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास क्या है, इसकी डिसअपियरेंस की रेट है। तो इसको अगर हम जो कोफिशिएंट है इसके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से अगर हम अपीयरेंस की बात करें सी के लिए, तो रेट ऑफ अपीयरेंस जो है सी की वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, चूंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन जो नोटेशन है वो हमको यूज करना ही है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबके लिए हमारे पास क्या है, हम सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।